और जो नए निवेशक है, जो बिगिनर इन्वेस्टर्स है, उनके लिए तो बहुत ही ट्रिकी हो जाता है कि मैं अभी इन्वेस्ट करूं या फिर थोड़ा रुक जाओ, मार्केट को गिरने दूं, वैल्यूएशन को गिरने दूं और करूं। तो फिलहाल जो जो नए इन्वेस्टर्स है, मैं ये रेकमेंड करता हूं कि उनका एक्सपीरियंस पहले अच्छा होना चाहिए। सभी को नमस्कार, मैं अवनी राजा और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट स्मार्ट, एक ऐसा शो जहां हम आपके पैसे, आपकी बचत और आपके निवेश से संबंधित सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। अगर आप एक नए निवेशक हैं या फिर पहले से निवेश कर रहे हैं, ये एपिसोड जरूर देखें। हमारे साथ शो पर है ऋषभ देसाई। ऋषभ, शो पर आपका स्वागत है। जिस तरह से शेयर बाजार में तेजी हमने देखी है, एक नए निवेशक के लिए काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इक्विटी फंड्स में निवेश करने के लिए इस वक्त आपकी क्या एडवाइस है? अवनी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो पर बुलाने के लिए। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आज के मार्केट लेवल्स को देखते हुए, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, राइट। और जो नए निवेशक है, जो बिगिनर इन्वेस्टर्स है, उनके लिए तो बहुत ही ट्रिकी हो जाता है कि मैं अभी इन्वेस्ट करूं या फिर थोड़ा रुक जाओ, मार्केट को गिरने दूं, वैल्यूएशन को गिरने दूं और करूं। तो फिलहाल जो जो नए इन्वेस्टर्स है, मैं ये रेकमेंड करता हूं कि उनका एक्सपीरियंस पहले अच्छा होना चाहिए, राइट। क्योंकि हमको ऐसा नहीं करना है कि उनका एक्सपीरियंस बुरा हो और इक्विटी से वो टाटा बाय बाय करके वो निकल जाए। तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा होने के लिए मैं चाहूंगा कि वो सिंपल प्रोडक्ट्स रखे, या जो इंडेक्स फंड्स हम जो बोलते हैं, पर्टिकुलरली जो लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स है, उसमें अगर चाहे तो वो निवेश कर सकते हैं। जो फ्लेक्सी कैप इंडेक्स फंड जो हम निफ्टी 500 बोलते हैं, उसमें भी देख सकते हैं। और दूसरे भी काफी अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड्स है, उसमें भी इन्वेस्टर्स देख सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ये मैं बोल रहा हूँ प्योर इक्विटी साइड में। दूसरी जो कैटेगरी, एक हाइब्रिड कैटेगरी में बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है, जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स है, ऑल्सो नोन एज बैलेंस एडवांटेज फंड्स भी बोलते हैं। उसमें इन्वेस्टर्स देख सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। जो इन्वेस्टर्स ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे, जो ज्यादा वॉलेटिलिटी स्टमक नहीं कर सकते, वो ये हाइब्रिड जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स है वो देख सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर फंड्स होते हैं अवनी जी, ये इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। फंड मैनेजर जब भी मार्केट एक्सपेंसिव होता है तो इक्विटी से कम करके डेट में ज्यादा कर लेता है, और जब मार्केट रीजनेबल और चीप होता है तो फिर डेट में कम करके वो इक्विटी में ज्यादा निवेश करता है। सो मेरे हिसाब से ये दो, आइदर लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स और हाइब्रिड में डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स, ये तीन कैटेगरीज, तीन बकेट्स न्यू इन्वेस्टर्स देख सकते हैं निवेश करने के लिए। जी जी। ऋषभ, ग्रोथ और वैल्यू स्टाइल ये सबसे कॉमन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज है जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स अपनाते हैं। इसके बारे में एक निवेशक को क्या जानना चाहिए और इनके बीच में कैसे चुने, क्योंकि फंड सिलेक्शन भी इस पर निर्भर होगा। एब्सोल्युटली। हमने 3 साल 21 से लेके 23 हमने देखा कि वैल्यू बहुत ही बढ़िया बुल रन किया है कंपेयर टू ग्रोथ, और उसके पहले हमने देखा कि ग्रोथ ने आउट परफॉर्म किया वैल्यू से। सो ये दोनों कहीं ना कहीं साइकिल्स में परफॉर्म करेंगे। मैं ये खास बताना चाह रहा हूं मैं कि ग्रोथ थोड़ा कंसिस्टेंट रहेगा, वैल्यू कंपेयर टू ग्रोथ थोड़ा सिक्लिकल रहेगा, राइट। सो मेरे हिसाब से दोनों वेल डाइवर्सिफाई करके पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत ज्यादा वैल्यू में इन्वेस्ट कर दिया और ग्रोथ अंडर परफॉर्म, जब वैल्यू अंडर परफॉर्म करेगा तब आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्मेंस रिस्क में चला जाता है। सेम विद ग्रोथ, कि आपने बहुत ज्यादा ग्रोथ में इन्वेस्ट कर दिया और जब ग्रोथ का अंडर परफॉर्मेंस आता है कि पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आपका अंडर परफॉर्मेंस रिस्क में चला जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बैलेंस अप्रोच रखे, राइट। ग्रोथ और वैल्यू दोनों में बैलेंस करेंगे तो आपका जो डाउनसाइड रिस्क है वो अच्छी तरह से मैनेज हो सकता है। सो मैं एक और चीज इसमें बताना चाह रहा हूं मैं कि थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर ग्रोथ में रखे, क्योंकि ग्रोथ कंसिस्टेंट है कंपेयर टू वैल्यू। जी जी। और इक्विटी एलोकेशन, अगर समझ लीजिए निवेशक है जो 70% इक्विटी में एलोकेट कर रहे हैं, तो उसके अंदर कैसे एलोकेशन होना चाहिए स्मॉल, मिड, लार्ज कैप्स की तरफ? देखिए, किनका अगर लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन है, अभी पहले तो ये बता दूं कि एवरीथिंग बॉइल्स डाउन को आपका गोल क्या है, आपका रिस्क क्या है, आपका टाइम होराइजन क्या है। ये तीन पिलर्स पे आपका पूरा एसेट एलोकेशन बनता है, राइट। अभी कोई कोई जिनका समय लंबा भी होता है, कोई यंग रहते हैं समय लंबा होता है,
उन्हें ज्यादा रिस्क नहीं भी लेना होता है तो बोल देते हैं कि मुझे मिड और स्मॉल कैप में नहीं निवेश करना है, राइट। और कोई कोई ऐसे भी लोग हैं कि जिनका लंबा समय होता है और उन्हें अच्छा सा रिस्क लेना है, तो हम बोलते हैं कि आप मिड और स्मॉल कैप में थोड़ा अच्छे से एक्सपोजर लीजिए। तो अल्टीमेटली अवनी जी, इट बॉइल्स डाउन टू आपका रिस्क क्या है और आपका टाइम होराइजन क्या है और आपका गोल क्या है। मेरे हिसाब से अगर किनका 10 years एंड अबाव का टाइम होराइजन है तो एनीवेयर बिटवीन 50 to 60% फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटजीज में रखे और 20-25% प्योर मिड कैप और 20-25% प्योर स्मॉल कैप में रखे। क्योंकि हमने हिस्टोरिकली देखा है कि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स है वो ज्यादा करके लार्ज कैप टुवर्ड्स टिल्टेड है। तो आपको अगर ये आप 50-60% आप फ्लेक्सी कैप और रेस्ट इक्वली डिवाइडेड इनटू मिड कैप और स्मॉल कैप में रखेंगे तो इजीली करीबन आपको 40-50% आपको लार्ज कैप का एक्सपोजर मिल जाता है और रेस्ट आपको मिड और स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर मिल जाता है, राइट। सो आइडियल पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप रखे, मिड कैप रखे और स्मॉल कैप में रखे। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड और बैलेंस पोर्टफोलियो बनेगा। जी जी। ऋषभ, एक और बहुत ही जरूरी बात जो है वो है रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना, क्योंकि जिस तरह से हमने रिटर्न्स देखे हैं पिछले एक आध साल में, उस तरह के रिटर्न्स शायद ही अगले एक दो साल में ना मिल पाए। एब्सोल्युटली, क्योंकि हम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम एक्चुअली रिटर्न्स को कंट्रोल नहीं कर सकते अब नीचे, राइट। वी कैन ओनली कंट्रोल आवर रिस्क। अगर आपने अच्छी तरह से रिस्क कंट्रोल और रिस्क अच्छे से अपने आपके पोर्टफोलियो में जो आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो वो रिस्क अच्छे से मैनेज कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली रिटर्न्स भी अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। सो अगर कोई अभी निवेश कर रहा है, राइट, ये मिड और स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस फ्रॉम वैल्यूएशंस भी एक्सपेंसिव है और फ्रॉम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू भी काफी एक्सपेंसिव है। सो अगर कोई अभी फ्रेश एलोकेशन करना चाह रहे तो मैं चाहूंगा कि रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस बहुत ही मॉडरेट रखे फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। मगर अगर आप लॉन्ग टर्म देखे 10 years एंड 10 years एंड अबव, राइट, अगर एट द एंड ऑफ आपका जो टाइम होराइजन है, मान लीजिए कि 10 साल में अंत में आपका जो टाइम होराइजन और कि 15 साल के अंत में अगर मार्केट का कंडीशंस अच्छा रहा तो आपको अच्छे से डबल डिजिट रिटर्न्स भी मिल सकते। सो बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस काफी मॉडरेट रखे तो अच्छा रहेगा। जी। और एक आखिरी सवाल ऋषभ, इस समय एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर लमसम? मेरे हिसाब से दोनों कर सकते हैं। एसआईपी बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे है। जिन्हें मार्केट को टाइम नहीं करना है, कब एंट्री लेना है कब एग्जिट लेना है वो समझ में नहीं आ रहा है, टाइम नहीं करना है, जो सैलरीड पीपल है, राइट, वो एसआईपी रूट पकड़ के रखे। एसआईपी बेसिकली क्या करता है कि हाई पॉइंट्स, मिडिल पॉइंट्स और लो पॉइंट्स सब मार्केट पॉइंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, रेगुलर इंटरवल्स में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। सो यू आर एवरेजिंग आउट योर रिटर्न्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट अगर कोई लमसम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम करना चाह रहा है, फ्रेश पैसा है लमसम का, री इन्वेस्टमेंट है तो इतना चिंता की बात नहीं है। मगर कोई लमसम एज अ फ्रेश मनी एलोकेट करना चाह रहा है तो मैं थोड़ा बहुत मैं बैलेंस एडवांटेज फंड रेकमेंड करूंगा, मैं लार्ज कैप टूवर्ड्स रेकमेंड करूंगा कि लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स हो गए कि फ्लेक्सी कैप फंड्स विच आर टिल्टेड टूवर्ड्स लार्ज कैप्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि लार्ज कैप के जो वैल्यूएशन से कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप काफी रीजनेबल है। तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। ऑल्सो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स थोड़ा ज्यादा ग्रोथ स्ट्रैटेजी में कर सकते हैं क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी काफी पीक पे चल रहा है। अभी प्रोबेबली सेकेंड हाफ ऑफ 2024 से इंटरेस्ट रेट कट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा तो मेरे हिसाब से ग्रोथ विल कम बैक इन एक्शन। सो लार्ज कैप, ग्रोथ स्ट्रैटेजी, बैलेंस एडवांटेज फंड्स, ये कैटेगरीज देख सकते हैं लमसम के लिए। मगर एसआईपीस के लिए प्लीज कंटिन्यू रखें, उसमें प्लीज टाइमिंग वगैरह ना करें। जी बिल्कुल ऋषभ, इसी के साथ शो यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी के लिए धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।